हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 10वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा। विज्ञान यानी साइंस का ओरिजिनल पेपर हमारे सामने आ चुका है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन भी हमने बना रखा है। आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये हमने सॉल्यूशन बना रखा है और इस सॉल्यूशन को बनाने में 5 से 6 दिन लगे हैं बच्चों हमको। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है और सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। तो चलिए हम दिखाने वाले हैं आपको पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का रहने वाला है। इसके बाद देखिए अगले पेज पे है क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो कि प्यारे बच्चों 8 नंबर के आने वाले हैं और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। पहला प्रश्न है, अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुखंडन। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसका आंसर करना हमें अनंत। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रश्न 4 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोटर। प्रश्न 5वां है, एक परितंत्र में मानव है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाहारी। 6वां क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कर किस प्रकार की अभिक्रिया प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। प्रश्न 7 है, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भंगुरता। लास्ट प्रश्न 8वां है, श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन। तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। इसको चलिए अगले पेज में, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से दिया गया है पेपर। अगले प्रश्न देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर। ये बच्चों 7 नंबर के आने वाले हैं और सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। पहला प्रश्न देखिए, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो पहले का आंसर करना है प्रकाश। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, तो तीसरे का आंसर एसिटिक अम्ल करना है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा है, दो या दो से अधिक वस्तुओं के समंगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव डेड डेज से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। अगला है 7वां, नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाई। दूसरा कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, जोड़ी मिलाइए आ दूसरे साइड है बा। मेंडल, तो मेंडल का आंसर करना है अनुवांशिकी के नियम। सरल सरल रेखी पथ, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश किरण। विभवांतर वोल्ट प्रबल अम्ल, इसका आंसर करना है HCl। धातु सुचालक होती है। जाइलम जल परिवहन। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। मादा हार्मोन, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। तो मैच द फॉलोइंग यानी सही जोड़ी भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगला प्रश्न देखिए चौथा यहाँ पे है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी प्यारे बच्चों 7 नंबर के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण खतरे का जो सिग्नल है वो लाल रंग का बना होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक आशुशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 746 वाट। प्रश्न तीसरा है, विद्युत परिपथों की लघुपथन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज वायर। अगला प्रश्न देखिए, चौथा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दो विस्थापन। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने सूंघने देखने के लिए विशिष्टीकृत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। अगला प्रश्न देखिए, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा से। लास्ट प्रश्न है, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डायप्टर, या फिर आप लोग कर सकते हैं इसका आंसर 1D। तो यहाँ पे अपने एक बाकी जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद देखना बच्चों में प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसका आंसर हम आपको दिखाने पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए और आपको दबा के बच्चों स्क्रीनशॉट लेते चलना है और सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। आप लोग यहाँ पे देखेंगे 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमें लेना है और इसके साथ जल लेना है 6CH2O। तो इसमें सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज प्राप्त होगा C6H12O6 प्लस इससे ऑक्सीजन बाहर होगा 6O2। तो आपको उम्मीद है कि 5वां का उत्तर समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, आपको ऐसी बॉक्स बना के लिखना है और यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है ताकि जो कि अपनी कॉपी जो एकदम साफ सुथरी दिखे और चेक करने वाले को आसानी हो, आराम से आपको 2 नंबर चढ़ा के अगला क्वेश्चन चेक करे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 6वां क्वेश्चन है, पुनरुद्ध भवन को परिभाषित कीजिए। तो 6वें का आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने लिख रखा है इसका आंसर, शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है, पुनरुद्ध भवन या पुनर्जन्म कहलाता है। तो 6वें का आंसर कंप्लीट हो चुका है, आपको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए 7वां है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा
मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है। महिला एवं पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है, जो महिला में XX एवं पुरुष में XY होता है। तो यहाँ पे अपना जो 7वां क्वेश्चन है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न क्रमांक 8। दो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको देखना यहाँ पे है। वह प्रकाशिक लेंस है जिसके दोनों तल उत्तल हो, दो उत्तल लेंस कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9 है हमारे सामने। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? इसका आंसर देखिए पहले बच्चों, 9वां का आंसर। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपवर्तन के बाद वह प्रकाश किरण अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 10वां देखिए, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर बच्चों देखिए, किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर क्रमांक 11, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पे है, जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अगला प्रश्न 12 देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो इसका आंसर हो जाएगा, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। तो ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न क्रमांक 13। किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर है, प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत उत्पादक हरे शैवाल एवं पौधे होंगे। द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी उपभोक्ता बकरी चूहा आदि होंगे। तृतीय पोषी स्तर के अंतर्गत मांसाहारी उपभोक्ता भेड़िया चीता आदि होंगे। चतुर्थ पोषी स्तर में उच्च मांसाहारी जैसे गिद्ध वगैरह होंगे। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 13। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 14 है, संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए आप लोग, जब लोहे या लोहे जैसी पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं लोहे पर जंग लगना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15 है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा, हेडिंग डालना है, आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाती हैं, आघात वर्धनीयता कहलाती हैं। इसके बाद हेडिंग डालना है, तन्यता धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। तो उत्तर क्रमांक 15 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 16, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें देना सबसे पहले संतृप्त कार्बन यौगिक एथेन C2H6, और एक असंतृप्त का हमें एग्जाम्पल देना है एथेन C2H4। तो यहाँ पे 16 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, 17 हमारे सामने है। यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ तक सारे के सारे 2 नंबर के प्रश्न थे। 17 है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको करना है, हेडिंग डाल देनी है, वर्ण विक्षेपण। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 आवेवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एंड इसके बाद प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे वर्ण विक्षेपण का चित्र भी बना देना है, और आपको यहाँ पे इंग्लिश याद कर लेना है, विवग्योर, VIBGYOR, और यहाँ पे प्रिज्म में आपको यहाँ पे दर्शा देना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 18, अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जब दो अभिकारक विलयन आपस में अपक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में ठोस अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। उदाहरण के लिए AgNO3 प्लस NaCl से अवक्षेप हमें बनेगा AgCl प्लस NaNO3 हो जाएगा बाहर। ये हो जाएगा अपना उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर है प्रश्न क्रमांक 19, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। तो इसका आंसर यहाँ पे है, पहला हो जाएगा इसका, पहला कार्य विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण रखना। अगला हो जाएगा बुद्धि विचार स्मृति एवं मनोभावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। अगला प्रश्न देखिए, सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना। तो ये अपना जो उत्तर क्रमांक 19 है वो कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 20 है, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 21 pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है? इससे कैसे बचा जा सकता है?
तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पीएच परिवर्तन के कारण दंत छ उदासीन पीएच स्तर 7.0 होता है। जब मुंह का पीएच स्तर 3.5 से नीचे गिरने लगता है तो दंत क्षय होने लगता है। पीएच स्तर के गिरने का कारण अति अम्लीय भोजन एवं पेय का अधिक उपयोग है। दंत क्षय से बचाव के लिए क्या करना होगा हमें? हमको अम्लीय भोजन एवं पेय का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक बार भोजन के बाद दांतों की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। रात्र को सोते समय तथा प्रातः जागने के बाद हमको नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हट जाती है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, किसी चालक के किसी परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका एसआई मात्रक एम्पियर और इसका संकेत ए है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 11, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर लिखना है बच्चों, हमें सबसे पहले हेडिंग डाल देना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। जब कभी तार के एक बंद लूप और एक चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होती है तो उस बंद लूप में विद्युत धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा तथा इस परिघटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो यह हो जाएगा अपना उत्तर क्रमांक 11। अगला प्रश्न देखिए, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो इसका आंसर लिखना हमें, दो चुंबकीय क्षेत्ररेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। तो ये हो जाएगा अपना उत्तर क्रमांक 12। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न क्रमांक 13, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए, या फिर आप लोग इसे कर सकते हैं, सर्वाहारी प्राणी किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है, प्रथम पोषी स्तर उत्पादक, उत्पादक के अंतर्गत आएंगे हरे शैवाल एवं पौधे। द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी उपभोक्ता जैसे बकरी, चूहा आदि। तृतीय पोषी स्तर के अंतर्गत मांसाहारी उपभोक्ता भेड़िया, चीता आदि। और चतुर्थ पोषी के अंतर्गत उच्च मांसाहारी जैसे गिद्ध वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अपना उत्तर क्रमांक 13 भी कंप्लीट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 14, संक्षारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे है, जब लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तब ये संक्षारित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं लोहे पर जंग लगना, ये संक्षारण का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 15, आघातवर्धता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, एक साइड डालना है, आघातवर्धनीयता धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाती हैं आघातवर्धनीयता कहलाती हैं। तन्यता हेडिंग डालना है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए 16 है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे हमें डाल देना है हेडिंग संतृप्त कार्बन यौगिक। इसका आंसर हो जाएगा एथेन और इसका फॉर्मूला C2H6। दूसरा हो जाएगा असंतृप्त कार्बन यौगिक एथीन और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H4। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 17 है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है वर्ण विक्षेपण। जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एंड इसके बाद हेडिंग डालना है वर्ण विक्षेपण का चित्र, और आपको सबसे पहले एक प्रिज्म बनाना है और यहाँ से सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरेगा और यहाँ पे एक पर्दा लगा देना है और इसमें लिख देना है VIBGYOR, विबगोर। तो ये हो जाएगा अपना उत्तर क्रमांक 17। अगला प्रश्न देखिए 18 है, अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब दो अभिकारक विलयन आपस में अपक्रिया करके अविलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उस विलयन में उस ठोस अपक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अपक्षेपण कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए AgNO3 + NaCl, इससे प्राप्त होगा AgCl + NaNO3, बाहर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 19, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, हेडिंग डालना है मानव मस्तिष्क के प्रमुख 3 कार्य। पहला है विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण कर रखना। दूसरा हो जाएगा बुद्धि, विचार, स्मृति एवं मनोभावों का प्रमुख केंद्र मस्तिष्क है। तीसरा हो जाएगा सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं का समन्वय एवं नियंत्रण करना। तो ये